बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, लेकिन चीन को भी इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा। और बहुत संभावना इस बात की भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को लाए जाने के बाद इस पर चर्चा ही ना हो। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, चीन की इस चाल के बारे में क्या और ताजा अपडेट? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इससे पहले दिसंबर के महीने में भी चीन की तरफ से ऐसी कोशिश हुई थी कि यूएनएससी के मंच से वो एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाए, लेकिन ये उसी कोशिश की एक और कड़ी है कि एक बार फिर उसी रिक्वेस्ट को रखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि आज जो एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी P5 कंट्रीज के बीच में, यूएनएससी के बीच में, तो वहां पर एक बार फिर इस मुद्दे को उठा सकता है चीन। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा से पहले ही फ्रांस ये साफ कर चुका है कि वो इस मुद्दे को इस मंच पर चर्चा होने नहीं देगा, क्योंकि वो साफ कर चुका है कि ये एक बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसे में यूएनएससी में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं हमारे सूत्र अब ये भी बता रहे हैं कि अगर चीन इस मुलाकात के बाद बाहर अगर झूठा बयान देता है तो भारत उस मंच पर भी एक कड़ा जवाब चीन को देगा। शुक्रिया शैलेंद्र। और इस वक्त एक और अहम खबर, दिल्ली में महंगाई के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कड़े विरोध के बीच तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल शुरू हो गया है। इस साल जल्लीकट्टू के बेहद खतरनाक खेल में 700 बैल और 730 सांड पकड़ने वाले हिस्सा ले रहे हैं। इस खतरनाक खेल में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 21 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। खेल के दौरान 75 लोगों पर 60 सांड एक के बाद एक छोड़े जाते हैं। तो जल्लीकट्टू को लेकर आपने देखा बीते कुछ सालों में किस तरह से लगातार एक मुहिम, एक अभियान चलाया गया कि इस खतरनाक खेल को बंद किया जाना चाहिए। टीवी चैनल्स पर कई बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई, जिसमें इस खतरनाक खेल को तुरंत रोके जाने को लेकर कड़ा फैसला लिए जाने को कहा। लेकिन इस बीच तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल शुरू हुआ है। इस साल जल्लीकट्टू के बेहद खतरनाक खेल में 700 बैल और 730 सांड पकड़ने वाले हिस्सा ले रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हमारा सांस्कृतिक खेल है, परंपरा है, जिसको हम निभाते आए हैं और किसी भी कीमत पर इस खेल को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये जरूर दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि कड़ी सुरक्षा के बीच इस खेल को खेला जाएगा। तो किस तरह से सांड के साथ, बैलों के साथ इस खेल को अंजाम दिया जाता है। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस खतरनाक खेल के दौरान एक बड़ी सच्चाई ये है कि लोग जख्मी भी होती हैं और कई बार तो जान भी उनकी चली जाती है। उधर केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी को पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचने पर विरोध का सामना करना पड़ा। देबश्री चौधरी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रचार करने के लिए रायगंज पहुंची थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और नागरिकता संशोधन कानून पर सफाई मांगने लगे। देबश्री के मुताबिक लोग आधार कार्ड के मुद्दे पर परेशान थे और इसी वजह से उनकी गाड़ी रोक ली। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कुछ लोग जनता को CAA के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। देबश्री ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भरोसा दिया कि सभी को नागरिकता कार्ड मिलेगा। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में हुई गौरव चंदेल की हत्या के 9 दिन बाद पुलिस सिर्फ उनकी गाड़ी खोज पाई है और अपराधी अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गौरव चंदेल की कार गाजियाबाद के मसूरी इलाके से बरामद हुई है। जानकारी ये भी है कि इस गाड़ी से नंबर प्लेट गायब है और ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। ये गाड़ी जिसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी, ये वो इलाका जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। नोएडा एक्सटेंशन का इलाका, जो जाना पहचाना इलाका उन लोगों के लिए जो इस इलाके में रहते हैं, और महज एक्सटेंशन के जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और लोगों के भीतर डर है। गाड़ी की पहचान गाड़ी पर लगे फास्ट टैग और अपार्टमेंट में एंट्री होने वाले स्टिकर से हुई है। ये कल रात की बात है, लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली 100 नंबर पे कि कुछ अज्ञात लोग गाड़ी को पार्क करके यहाँ से चले गए हैं। जब सूचना मिलने पे पुलिस मौके पे आई, PRV भी आई और चौकी इंचार्ज जो हैं वो भी मौके पे आए, तो देखा और पाया कि इस पे नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन कुछ स्टिकर्स लगे हैं जिस पे गाड़ी का नंबर लिखा है। उस नंबर की जब जांच की गई तो पता चला ये गाड़ी रजिस्टर्ड है गौरव चंदेल के नाम से। इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को दी गई है और बाकी की अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है इसमें। गाज़ियाबाद के मसूरी क्षेत्र में किसी गांव में गाड़ी मिली है और
उसमें जो स्टिकर है वो भी गौर सिटी का ही दिखा रहा है, पार्किंग नंबर वगैरह जो है वो भी हमारा ही दिखा रहा है, और आरसी से नाम वगैरह भी जो है वो गौरव चंदेल जी का दिखा रहा है। तो गाड़ी तो मिली है, बट अभी तक मुझे पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुई है। तो अब बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द, हो सकता है शाम तक हमें हथियारों का भी पता लग जाए, तो इसी उम्मीद में बस हम वेट कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के नेतृत्व में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने 186 मामलों की जांच की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दंगे के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिख विरोधी दंगों के लिए पुलिस वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट रजिस्ट्री के पास है, जिसके बाद कोर्ट ने सारे दस्तावेज सरकार को सौंपने के भी आदेश दिए हैं। 31 अक्टूबर 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी। और सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना प्रमुख के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर में कमी आई है। सेना प्रमुख ने साफ किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए सेना के पास कई विकल्प हैं और उन्हें अपनाने में सेना बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। दिल्ली में महंगाई के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। स्टेट की जो जीडीपी है दिल्ली में वो सेंटर की जीडीपी से ज्यादा है, तो कैसे है? हम अगर तरक्की नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हमने तमाम सेवाएं मुफ्त दे रखी हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, और महंगाई हमारे वजह से बढ़ रही है। हम महंगाई बढ़ा रहे हैं और ये सारे लोग विरोध करते हैं। बिजली फ्री नहीं देने देंगे, पानी फ्री नहीं देने देंगे, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री नहीं देने देंगे। ये कैसे असंवेदनशील लोग हैं। हमारी मुफ्त सेवाओं का विरोध भी करते हैं और कह रहे हैं महंगाई के लिए हम जिम्मेदार हैं। तुमसे तो इतना नहीं हो सका कि हमने मेट्रो में फ्री यात्रा की बात की, उस पर साइन कर देते। उस फाइल पे साइन करने में भी तुम्हें शर्म आती है। तो इसलिए बहुत ही ये एक नॉन सीरियस बयान है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होते हुए मीनाक्षी लेखी जी ने इतना गंभीर बयान कैसे दिया। चलिए शुक्रिया। तो संजय सिंह सीधा मानते हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली की जीडीपी और केंद्र सरकार की जो जीडीपी है, दोनों की तुलना अगर कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा विकास कर रहा है। सीधा वार पलटवार अगर कहें तो ये मीनाक्षी लेखी और भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी ने किया है। और इधर पंजाब के जालंधर में बच्चों से भरी स्कूल बस के पलटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा बच्चे सवार थे। हादसा उस वक्त हुआ जब कोहरे के बीच सामने से आ रही एक ट्रक सड़क के बीचों बीच तेज रफ्तार से गुजरती दिखी। इस दौरान ड्राइवर ने बस को टक्कर से बचाने की कोशिश की, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से बस बगल में गड्ढे में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और बच्चों को बस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत की खबर ये कही जा सकती है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे कि किसी बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, मामूली चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ बच्चों की जान जाने की भी संभावना हो सकती थी, लेकिन इस कोहरे की वजह से यह हादसा तो हुआ, लेकिन 40 बच्चे जख्मी हुए और इस दौरान उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में आनन फानन में पहुंचाया गया। सच्चाई ये है कि कोहरे की वजह से बस को अचानक से ट्रक सामने से आता हुआ दिखा और उसने
बस को बचाने के लिए साइड में गड्ढे में बस को मोड़ दिया और यह हादसा हुआ। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को सशर्त कोर्ट ने जमानत दे दी है। 30 हजारी कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और आज आखिरकार सशर्त जमानत दी गई है। शर्त ये रखी गई कि 4 हफ्ते वो दिल्ली से बाहर रहेंगे जब तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। और उन्हें ये भी बताया गया कि हर शनिवार को थाने में जाकर उन्हें हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, सशर्त जमानत चंद्रशेखर को आखिरकार मिल गई है, किस तरह की दलीलों के बाद? जी प्रशांत, सशर्त जमानत मिली है। 30 हजारी कोर्ट ने ये सशर्त जमानत भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण को दी है, इन शर्तों के साथ कि कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अगले 1 महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसलिए वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर दिल्ली में रहे और इसलिए उन्हें तुरंत इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ से बेल मिलने के बाद दिल्ली के जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डीसीपी क्राइम है वो स्कॉट करेंगे चंद्रशेखर को, और वो चंद्रशेखर को स्कॉट करते हुए सहारनपुर में लेकर जाएंगे, वहां उन्हें छोड़ेंगे। तो हर शनिवार के दिन चंद्रशेखर को जो है वो सहारनपुर के जो एसएचओ हैं वहां पर उन्हें हाजिरी देनी होगी। तो किसी भी तरीके से कोर्ट ने इससे पहले भी सुनवाई करते समय कोर्ट ने चंद्रशेखर को काफी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जो ये प्रदर्शन करते हैं और जो नुकसान पहुंचता है, जिस तरीके से पुलिस ने कहा था कि पुलिस बैरिकेडिंग को नुकसान पहुंचा है, तो 2 प्राइवेट व्हीकल्स को नुकसान पहुंचे, तो इसकी जवाबदेही भी चंद्रशेखर की बनती है। तो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है और जो उस प्रदर्शन को बुलाता है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो सीधे सीधे जवाबदेही उसकी बनती है। तो फिलहाल जो है चंद्रशेखर को सशर्त जारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी, नागरिकता कानून प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने शर्त यह भी लगाई कि जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं ये उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। देश आज 72वां आर्मी डे मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली में हो रहे आर्मी डे कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत समेत वायुसेना और नौसेना प्रमुख शामिल हुए। जवानों की परेड को सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सलामी दी और जवानों को सम्मानित भी किया। 2020 का आर्मी डे इसलिए भी खास है क्योंकि आर्मी डे के मौके पर पहली बार किसी महिला अधिकारी ने परेड की कमान संभाली। आर्मी डे पर आज कैप्टन तानिया शेरगिल को पहली महिला परेड कमांडर बनने का गौरव हासिल हुआ। तानिया शेरगिल सेना के सिंगल कोर में कैप्टन हैं। अगली खबर पंजाब के खन्ना से, जहां सड़क हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। ट्रक में लगी आग देखते ही बहुत तेजी से पूरे ट्रक में फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग बुझाई। ट्रक में लगी आग पर दमकल विभाग ने काबू तो पा लिया, लेकिन आग बुझाने तक ट्रक बुरी तरह से जल चुका था। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष का एक विवादास्पद बयान। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की लड़ाई जारी रहेगी। आईसी घोष ने कहा कि कश्मीर के लोगों के हक की ये लड़ाई है, इसलिए उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। जेएनयू छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं आईसी घोष और लगातार जेएनयू हिंसा के बाद से भी चर्चा में हैं। आरोपी हैं सर्वर में तोड़फोड़ के आरोप में जिन लोगों पर एफआईआर हुई उस फेहरिस्त में इनका भी नाम है। लेकिन अब एक विवादास्पद बयान आईसी घोष का सामने आ रहा है। कश्मीर को लेकर यह विवादास्पद बयान आईसी घोष ने दिया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कश्मीर के लोगों के हक की लड़ाई है, जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। जामिया में पहुंची और वहां लगातार चल रहे प्रदर्शन के बीच पहुंचकर दूसरे और छात्रों के बीच आईसी घोष ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोगों के हक की यह लड़ाई है, जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता और कश्मीर के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आरएसएस पर सीधा हमला करने की कोशिश आईसी घोष की। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष जो आरोपों के घेरे में जेएनयू हिंसा के मामले में भी, लेकिन जो प्रदर्शन लगातार जारी है जामिया में, वहां छात्रों के बीच पहुंची हैं और साफ तौर पर एक और विवादास्पद बयान उनका कश्मीर को लेकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कश्मीर की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, ये लोगों के हित की लड़ाई है, इससे पीछे नहीं हटेंगे।
इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए, और उनको भूलते हुए, उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। तो हर एक आंदोलन में कश्मीर के उन सारे तमाम साथियों को याद किया जाए जो आज भी अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।